वेलकम बैक। तो ऐसे आप देख सकते हैं जब भी इसराइल किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो एकदम से उसकी खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर देते हैं कि किसी तरह ये प्लान रिजेक्ट हो जाए। इस साल जनवरी में भी एक जंग बंदी हुई थी आरजी, आपको याद है? कुछ हफ्तों के लिए बिल्कुल जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिस संभाला तो उसने कहा कि मैं सीज़ फायर करा रहा हूँ, वो भी सीज़ फायर हुई और उसके कुछ घंटों बाद ही इसराइल ने अपनी बमबारी शुरू कर दी। इस वक्त भी सीज़ फायर की आड़ में क्या हो रहा है? आज डिफेंस मिनिस्टर जो इसराइल के हैं उन्होंने कहा है कि हमने नेट्ज़रिम कॉरिडोर जो गज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम करता है उस पर हमने कब्जा कर दिया है। जो नॉर्थ में है वो एकदम साउथ में जाएं और जो नहीं जाएंगे हम समझेंगे कि आप दहशतगर्द हैं और हम आपको कत्ल कर देंगे। तो मतलब कि कार्रवाइयाँ जारी हैं। मतलब हर फलस्तीनी दहशतगर्द है। और ये भी आपको समझना चाहिए कि नॉर्थ से साउथ जाना कोई आसान काम नहीं है उन लोगों के लिए जो अभी मतलब 50 दफ़ा तो दखल हुए हैं। अब इस पीस प्लान के कवर में भी क्या हो रहा है, यूएफा यूनाइटेड यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है वहां पर एक वोट होना था कि इजराइल की मेंबरशिप को फ्रीज किया जाए। आपको पता है रशिया की मेंबरशिप तो 2 सेकंड में फ्रीज हो गई थी, यहां पर 2 साल लग गए हैं। अब बात हो रही है कि नहीं देखिए अभी तो एक अमन मुआहदा सामने आया है, अभी आप वोट करेंगे तो ये अमन मुआहदे को आप खराब ना करें ना यार, डोंट यू वांट पीस। तो वो वोट अभी पॉज हो गया है। दूसरा कि इटली की वजीर आजम मेलोनी साहिबा वो अब उन्होंने फ्लोटिला समुद्र इमदादी बेड़े को मैसेज भेजा है कि एक तो हम अपनी किश्तियां, आपको पता है कि इटालियन वॉरशिप्स जा रही थी, हम उनको वापस भेज रहे हैं और आप लोग भी रुक जाएं क्योंकि कहीं आपकी वजह से अमन मुआहदे को असर ना पड़े। अच्छा, अब जहाँ तक समुद्र फ्लोटिला की बात है तो अब वो डेंजर जोन में पहुँचने वाले हैं। ये वो रेड जोन है जहाँ पर इजराइल ने माजी में हर इस तरह की किश्ती को रोका है, हर इस तरह के फ्लोटिला को रोका गया है एंड विद वायलेंस। आपको याद होगा कि मावी मरमरा पर तो कई लोगों को कत्ल भी किया गया है। अभी जून में रोका, फिर जुलाई में रोका और अभी भी डिटरमिन्ड है कि हम नहीं आने देंगे। टोटल हिस्टोरिकली जब से गजा की सीज शुरू हुई है कई मतलब दिहाई से, तो तकरीबन 40 इस तरह के अटेम्प्ट्स की गई हैं और सबको यहाँ रोका गया है, यूजुअली विद फोर्स। अभी भी अगर आप फुटेज देखें या अगर आप रिपोर्ट सुनें जो समुद्र फ्लोटिला से आ रही हैं तो वो कह रही हैं कि इजरायली वॉरशिप्स अपनी लाइटें बंद करके हम हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये आप फुटेज भी देख सकते हैं जिसमें वो बता रहे हैं इजरायली ड्रोन्स ओवरहेड जा रहे हैं। तुर्की ने जो ड्रोन्स भेजे हैं वो पता नहीं कहीं गायब हो गए हैं, वो वापस तुर्की चले गए हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास इतना सिस्टम है कि उन्होंने बोट्स का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो भी उन्होंने फ्रीज कर दिया। सेनेटर मुश्ताक साहब इस वक्त वहाँ से उनका एक वीडियो पैगाम भी आया है, वो भी यही बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। हम गजा के पानियों में पहुँचने वाले हैं और दूर दूर से इजरायली मिलिट्री शिप्स वो नज़र आने शुरू हो गए। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के ज़रिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गजा की तरफ मेरे सफ़र को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है, मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गजा की तरफ सफ़र जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गजा की तरफ मेरा सफ़र जारी रहेगा। जी किसी और के फ़ोन से भेज आप देख सकते हैं कोई और वीडियो बना रहे हैं। जी ये बात दुरुस्त है कि कम्युनिकेशंस वहाँ पर जैम की जा रही हैं, बल्कि रॉक म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है उनके रेडियोज़ के ऊपर एंड इजरायली जो जेनोसाइडल सॉन्ग्स हैं वो भी प्ले की जा रहे हैं। यार ये लोग वाकई जान हथेली पे रख के जा रहे हैं। वाकई जान हथेली। एक ट्रैक रिकॉर्ड है एक रियासत का, रोग स्टेट का, और इस वक्त इंटरनेशनल लोग हैं इसमें। अगर वो इन्हें बमबारी करके मार भी देना कोई उसकी गिरफ्तार नहीं पकड़ने वाला, कोई गिरफ्तार नहीं पकड़ेगा। अभी मैं देख रहा था डेविड एडलर साहब हैं जो एक जूइश एक्टिविस्ट हैं, यहूदी एक्टिविस्ट हैं, वो इस वक्त फ्लोटिला पर हैं और उनका एक कई ट्वीट्स हैं उनकी। एक तो वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि जिस दिन हम रेड जोन पे जा रहे हैं वो यहूदियों का एक मुकद्दस दिन है, योम किपुर। इसलिए कि ये वो दिन है जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो एक तरह से मैं मतलब मेरे जो फेलो जूज हैं और ये चंद यहूदी हैं जो इस बेड़े में शामिल हैं कि हम भी अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगें। और मेरे लिए ये तरीका है कि मैं गज़ा जाके उनसे खुद जाके वहाँ से
معافی مانگوں. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی بھی وقت ہمارے پہ حملہ ہو سکتا ہے, ہم تمام پروٹوکولز جانتے ہیں, ہم ریزسٹ بالکل نہیں کریں گے, لیکن ہم ڈاکیومنٹ ضرور کریں گے. جہاں تک غزہ کی بات ہے تو وہاں پر بڑی بے چینی سے سمود فلوٹیلا کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایک بڑی خوبصورت ویڈیو کسی نے پوسٹ کی ہے وہاں سے ہی, یہ ذرا دیکھیے. اس لڑکی کا نام ہے شاہدہ اور یہ انتظار میں ہے غزہ کے ساحل پر, اور سمود امدادی فلوٹیلا کی جو اس پہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے وہ وہاں پر ڈرائنگز بنا رہی ہیں. ان کی طرح ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں اور فلسطینی بھی اس فلوٹیلا کے انتظار میں ہیں. جی اچھا, آج میں دیکھ رہا تھا ٹرمپ صاحب کا جو معاہدہ ہے اس کے بارے میں سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کا جو ٹویٹر تھریڈ ہے وہ پسند آیا. جی, اور ہم جو باتیں پچھلے 1-2 دن سے کر رہے ہیں وہ انہوں نے سمیٹ دی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو منصوبہ ہے یک طرفہ ہے, متعصبانہ ہے, مبہم ہے اور جھکاؤ اسرائیل کی طرف ہے. غزہ سے اسرائیلی فوجوں کی واپسی کا کوئی حتمی ٹائم ٹیبل اس میں نہیں ہے. اقوام متحدہ کردار محض سمبولک نوعیت کا ہے. مسلمان ممالک کے جو امن دستے اگر وہاں تعینات کیے بھی جاتے ہیں تو ان کا کردار کیا ہوگا, ان کا دائرہ کیا ہوگا, اس بارے میں کچھ واضح نہیں ہے. ٹرمپ کو فریق بننے کی بجائے ضمانتی کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. وہ غالباً یہ کردار امریکہ لانگ اگو بھول چکا ہے. ٹونی بلیئر ایک متنازع کردار ہے عراق کے حوالے سے بھی, اور باقی جو جہاں بھی وہ گئے ہیں وہاں انہوں نے گھاس جھلسا دی ہے. کوئی بھی امن منصوبہ ان کا خیال ہے سعد رفیق کا کہ یونائٹڈ نیشن کو لیڈ کرنا چاہیے جیسا کہ طریقہ ہے دنیا بھر میں, یا ایسی ریاستوں اور افراد کو جنہیں یو این کا اعتماد حاصل ہو انہیں شامل کرنا چاہیے اس کو آگے بڑھانے میں. اسرائیل کا یہ جو عبوری ڈھانچہ ہے اس کے انتخاب میں کوئی براہ راست یا بلا واسطہ کردار نہیں ہونا چاہیے. ریسکیو اور ریلیف کا مرحلہ مکمل ہوتے ہی غزہ کے عوام کو اپنی قیادت کے انتخاب کا موقع ملنا چاہیے. عالمی برادری نے جس طرح مسلسل کمزوری دکھائی ہے, اس وقت ٹرمپ منصوبہ ہمارا سلیکشن نہیں ہے لیکن مجبوری ہے, اس لیے کہ جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ ٹھوس تجاویز پیش کرنے کی اس وقت جدید ضرورت ہے, لیکن پتہ نہیں وہ کیوں نہیں پیش کر رہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ بات سن رہے ہیں یا نہیں, ان کی پارٹی سے یہ آواز آ رہی ہے, اور بالکل ساری جائز بات ہے جو اب تک کرٹیسزم سامنے آیا ہے. ہمیشہ ان کا بیسٹ پالیسی یہ ہوتی کہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی کر لیں, تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی. اوور ایکسائٹڈ نہیں. ہاں نہیں, اتنا نہیں ہونا, وہ فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کے چکر میں بندہ پھنس جاتا ہے. اب ایک ہم یہاں پہ بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ذرا بات کریں گے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے وہ کیا ہے, اس پہ بات کریں گے.